Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the part 2 of coronary artery disease. इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एंड कोरोनरी आर्टरी। इसके अलावा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, इतनी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now in this video we are going to see the clinical manifestations, diagnostic evaluation, management like medical, surgical and nursing management, nursing diagnosis, prevention and complications. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। coronary artery disease means coronary arteries कहाँ पे मिलती हैं? आपके हार्ट में मिलती हैं, ठीक है। तो हार्ट में मिल रही हैं तो इनका मेन काम क्या है? आर्टरी क्या है? एक तरह की ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। कोरोनरी आर्टरी स्पेशल आर्टरीज होती हैं जो कि आपके हार्ट को ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। अब सिंपल सी चीज है, आपके हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट अपने आप ही काम नहीं कर सकता है जब तक उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई ना मिल जाए। ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है ब्लड सप्लाई के थ्रू, और ये ब्लड सप्लाई हार्ट को कौन दे रहा है? आपकी कोरोनरी आर्टरी। कोई भी प्रॉब्लम अगर कोरोनरी आर्टरी में आ जाती है तो वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अगर कोई कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, या वो कंप्रेस दब जाती है, या किसी भी रीजन की वजह से उसके थ्रू ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिलेगी। तो सिंपली चेस्ट पेन होगा, क्योंकि आपका हार्ट चेस्ट कैविटी में देखने को मिलता है। जब हार्ट को ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा, क्योंकि चेस्ट में भी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। हाइपरटेंशन हो सकता है, इसका मतलब इंक्रीज बीपी हो सकता है। बीपी इंक्रीज क्यों होगा? देखो, जब हार्ट को सफिशिएंट ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो तेजी से धड़कने लगेगा। जब वो तेजी से बीट करने लगेगा तो बहुत तेजी से पंप भी करेगा, है ना, ब्लड को बाहर भी निकालेगा, और ब्लड को जितनी प्रेशर से बाहर निकालेगा तो वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन से दैट हाई बीपी हो जाएगा। इसके अलावा पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बीपी ऑलरेडी हाई हो रखा हुआ है। रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पूरी तरह से सांस नहीं आ रही है, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा, घबराहट लगेगी उसे, सांस लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लंग्स को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। इसके अलावा डिस्निया बता दिया मैंने, एक्सर्शन बहुत ज्यादा उसको लगेगा कि उसका दिल बहुत इतनी तेजी से धड़क रहा है कि बाहर आ जा रहा है, ठीक है। मतलब हार्ट पे इतना प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, और वो इतनी तेजी से बीट कर रहा है कि किसी पर्सन को लग रहा है कि कहीं उसका हार्ट उसके चेस्ट से बाहर ना आ जाए। स्किन पेलर, देखो पेलर मीन्स होता है येलोइश स्किन। येलोइश स्किन यानी कि पेलर स्किन तब होती है जब बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड की कमी होती है। हार्ट का काम है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड प्रोवाइड करना। जब हार्ट इनसफिशिएंट फंक्शन करेगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगा, और स्किन कैसे दिखेगी? हल्की येलोइश, दैट इज पेलर स्किन। लाइट हेडेक होगा, क्योंकि हमारा हार्ट जो कि एक वाइटल ऑर्गन है वो आपके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई देता है। जब आपके ब्रेन में थोड़ी कम ब्लड सप्लाई जाएगी तो क्या होगा? हेडेक होगा। इसके अलावा डैमिनिश्ड पेरिफेरल पल्स, आसपास की जो पल्स है वो आपको डैमिनिश यानी कि दिखेंगी नहीं सही से, आपको विजिबल नहीं होंगी, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह से आपको ब्लड वेसल्स दिखती हैं, लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो आपको ठीक से विजिबल नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाओ, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, या आप कह सकते हो क्रैम्पिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। भाई सिंपल सी चीज है, आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं
वो वीक हो रहे हैं, और वीक होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे पेन हो रहा है। ठीक, तो एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, पेन होगा। तो ये थे आपके क्लिनिकल फीचर्स। अदर फीचर्स देख लेते हैं। डिजीनेस, चक्कर आएगा। चक्कर क्यों आएगा, क्योंकि ब्रेन में ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। फैटिक और वीकनेस लगेगी, मसल में ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो रही है, जिसकी वजह से फैटिक और वीकनेस फील हो रही है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। चेस्ट पेन होगा तो सिंपल सी चीज़ है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट भी फील होगा। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया। क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो वीक हो रहा है, साथ ही साथ आपका ब्रेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे काम कर रहा है। तो जब आपके ब्रेन को आपकी बॉडी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो वो आपकी हंगर को डिक्रीज करके उस हंगर की ब्लड सप्लाई प्रॉब्लमेटिक एरिया में भेज देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक एरिया की जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो एरिया अपने आप को रिकवर कर देता है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। जब हार्ट को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हंगर की जो ब्लड सप्लाई है उसको डिक्रीज करके ब्रेन ने एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई आपके हार्ट में भेजना शुरू कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हिस्ट्री कलेक्शन एज ऑलवेज करोगे आप, तो हिस्ट्री कलेक्शन में वो सारी चीज़ें पूछ लोगे जो कि आपने कॉजेज में लिखी थी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हम लोग ने कॉजेज में क्या क्या लिखा था। फॉर एग्जाम्पल एज पूछ लोगे, क्योंकि ज़्यादा एज होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो अंदर बॉडी की जो फंक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है। इसके अलावा जेंडर में मेल है कि फीमेल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल वगैरह लेता है, इस वजह से। या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हो सकता है पेरेंट्स में किसी को हुआ हो जिससे कि अब उनके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। रेस में मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन अमेरिकन ज़्यादा प्रोन है। क्यों, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और फैट सेल्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री पूछ सकते हो, डायबिटीज़ की हिस्ट्री पूछ सकते हो, कहीं वो स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल तो नहीं हो रहा है, ये हिस्ट्री पूछ सकते हो सकता है उसको पहले से हाइपरटेंशन रहता हो, हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेता हो। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री आप पूछ लोगे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल पूछ लोगे, आरामदायक जिंदगी, बहुत ज़्यादा खा पी के सो रहा है तो फैट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आप पूछ सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेता है, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है इन्फेक्शन का, या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट आ जाओ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल साइन जब आप चेक करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज मिल सकता है, पल्स इंक्रीज मिलेगी, ठीक है, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब मिलेगा, बीपी आपको इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट कर लो हेड टू टू एग्जामिनेशन। हेड टू टू एग्जामिनेशन में फेस को देखोगे तो पेशेंट हल्का सा फेस उसका डल दिखेगा, डिस्कम्फर्ट दिखेगा, पेल और एंजाइटी दिखेगी, चेस्ट में पेन दिखेगा, डिस्कम्फर्ट दिखेगा और डिस्निया दिखेगा। स्किन अगर देखोगे, ओवरऑल स्किन देखोगे तो आपको पल्स जो है आसपास की, पेरिफेरल मतलब आसपास की पल्स एब्सेंट मिलेंगी। बॉडी में दर्द मिलेगा देखने को। इसके अलावा वीकनेस, फैटीग और डिजीनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई हम इसलिए कराते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी अंदर तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो अंदर हार्ट के अंदर नहीं हो रही है जिसकी वजह से कोरोनरी या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। इसके अलावा कोई ट्यूमर तो नहीं निकल आया जो कि कोरोनरी आर्टरी को दबा रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है। तो ये सारी चीजें आप सीटी स्कैन और एमआरआई में पता कर लोगे। इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राम, यहाँ पे देख लो कोरोनरी एंजियोग्राम लिखा हुआ है। कोरोनरी एंजियोग्राम का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। इस तरह से कोरोनरी एंजियोग्राम आप करोगे जिसमें आपको कोरोनरी आर्टरी आराम से देखने को मिल जाएगी। आप अगर इस रिजल्ट को देखो तो यहाँ पे आपको एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही होगी, जिसकी वजह से आपकी जो कोरोनरी आर्टरी ब्लैक से देखने को मिल रही थी, ब्लैक वो यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इतना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हार्ट का फंक्शन देखना है तो ईसीजी करा लोगे, देन कार्डियक इकोग्राम करा लोगे,
कार्डियक इकोग्राम क्या है? इसमें क्या होता है कि हार्ट की इमेज देखी जाती है टू असेस द बीटिंग एंड पंपिंग ऑफ द ब्लड। ये कार्डियक किस तरह से बीट और पंप कर रहा है ब्लड को, ये सारी चीजें आप इसमें देखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट एक तरह का टेस्ट है जिसमें क्या कराते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि वो वॉकर पे चले या ट्रेडमिल पे चले। ट्रेडमिल आपने मशीन देखी होगी जिसमें लोग मोस्टली वॉक करते हैं, बटन दबा देते हैं, वो चलने लगती है, उस पे चलते रहते हैं पेशेंट। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या बताता है, इसमें आपको ट्रेडमिल पे चलना है, कम से कम 15 मिनट तक चलना है और इस दौरान डॉक्टर आपके चेस्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड्स इस तरह से लगा देता है जो कि एक मशीन से कनेक्टेड होते हैं और वो मशीन बताती है कि आपका दिल नॉर्मली बीट कर रहा है या एबनॉर्मली बीट कर रहा है या एबनॉर्मल पंप कर रहा है या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड इसमें रीडिंग आती है, इस तरह से रीडिंग आती है। वो रीडिंग बताती है कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कार्डियक कैथेटराइजेशन करा लोगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या आपको कराना है, सिंपली कार्डियक का आपको देखना है कि किस तरह से कार्डियक फंक्शन कर रहा है। कार्डियक कैथेटराइजेशन कह लो या एंजियोग्राम कह लो, सीधे सीधे एंजियोग्राफी आप करा लोगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कार्डियक काम कर रहा है। इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आईवी एनेस्थीसिया आपको देना है पेशेंट को। देने के बाद एक कैथेटर इंसर्ट करना है। ठीक है, कहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, हाथ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप फीमर आपके थाई से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक, इंसर्ट करने के बाद उसको कोरोनरी आर्टरी के तरफ पहुंचाना है। पहुंचाने के बाद सीधे सीधे इस कैथेटर से एक कह सकते हैं कि कैमरा अटैच होता है जो कि एक्सरे में दर्शाता है कि कोरोनरी आर्टरी में कहां पर ब्लॉकेज हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉकेज आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपली ये कैथेटर क्या करता है, ये कैथेटर के पास एक बलून होता है। वो बलून जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है वहां तक जाता है, उस बलून को फुला दिया जाता है। फुलाने के बाद उस बलून को निकाल दिया जाता है। इस बलून से अटैच एक तरह का टेंट होता है, यहाँ पे देख लो। ठीक, ये टेंट यहाँ पे आकर के फंस जाता है और आपकी कोरोनरी आर्टरी को ओपन रखने में हेल्प करता है। इस टेंट को देख लो, ये टेंट को यहाँ पे आकर के छोड़ दिया गया है और बलून को निकाल दिया गया है। ये टेंट क्या कर रहा है, ये आपके कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है और आपकी कोरोनरी आर्टरी को खोल रहा है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसीजर भी है और एक तरह का मैनेजमेंट भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, तो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन दे सकते हो जैसे कि एस्पिरिन। तो सिंपली एस्पिरिन का काम क्या है कि ये एंटी थ्रोम्बिन होती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हुआ है तो उस ब्लॉकेज को सॉल्व करने का काम ये करती हैं। ये सीधे सीधे इनका मेन फंक्शन क्या है कि आपके प्लेटलेट्स पे आकर के फंक्शन करती हैं। देखो प्लेटलेट्स, ये देखो ये जो सेल्स आ रहे हैं ये हैं आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, अगर प्लेटलेट्स कहीं पर भी कट या इंजरी या कहीं पर भी आप कह सकते हो एबनॉर्मल कोई ऑब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं तो उससे आकर के चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद ये उस चीज को बढ़ा देते हैं और ब्लॉकेज का काम भी कभी कदार कर देते हैं। तो इन प्लेटलेट्स को आकर के चिपकने से बचा रहा है आपका एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो कोलेस्ट्रॉल लोइंग मेडिसिन सच एज स्टैटिन्स। कोलेस्ट्रॉल लोइंग मेडिसिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाना है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्सी चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि आपके ब्लड में मिलता है। अगर ये चिपचिपा पदार्थ इंक्रीज हो जाए, इसका लेवल इंक्रीज हो जाए, तो ये किसी भी जगह पे आकर के चिपक जाएगा और खुद तो चिपकेगा, दूसरे ब्लड सेल्स को भी अपने साथ चिपका लेगा और एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को लो रखने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे कि स्टैटिन। इस तरह के मेडिसिन यूज करके कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर एग्जाम्पल ले लो लेबेटालॉल। इसका मेन काम क्या है कि देखो हाइपरटेंशन हो रहा था, बीपी बहुत बढ़ रहा था, तो बीपी को डिक्रीज कराने में हेल्प करती है।
कैसे बीपी को डिक्रीज कराती है? जहां पर भी, जैसे कि ये जो आपके ब्लड वेसल्स है, ठीक, तो ब्लड वेसल्स का काम होता है अपने आप को छोटा करना, बड़ा करना, यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलिटेशन का काम आपके ब्लड वेसल्स करते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे देख लो, ब्लड वेसल छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। इस तरह से आपके ब्लड वेसल्स खून के दौरान को कंटिन्यू करती है, यानी कि ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू रखती है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि इसको छोटा करके ही मैं छोड़ दूं, तो ब्लड का जो प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स को डायलेट यानी फैलाने में हेल्प कर रहे हैं। जब ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी तो उसके अंदर का ब्लड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट लिख लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम क्या है कि ये प्रिवेंट करता है कैल्शियम को, जिससे कि वो एंट्री ना कर पाए किसके अंदर, हार्ट के अंदर। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए एम्लोडिपिन। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, मेनली ऑब्स्ट्रक्शन जो कि इंक्रीज हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो कि आपके बॉडी में अगर कोई कुछ जम गया है, खून जम गया है या कोई भी चीज जम गई है, उस जमी हुई चीज को हटाने का काम करते हैं, दैट इज एंटीकोगुलेंट। अफेक्साबैम, इसका जो एग्जाम्पल है वो है अफेक्साबैम। नेक्स्ट आ जाओ एस इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल। एस इनहिबिटर का काम क्या है कि ये ब्लॉक करता है उन सारे सब्सटेंस को जो कि ब्लड वेसल में जा करके जम गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बीपी को इंक्रीज होने से बचाता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है। नेक्स्ट आ जाओ एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल एग्जाम्पल है इसका। तो एस इनहिबिटर का मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ जाओ नाइट्रेट्स, ठीक है, इसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट भी बोलते हैं। नाइट्रेट्स का एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। तो नाइट्रेट का काम क्या है कि रिलैक्स करती है ब्लड वेसल्स को। ये ब्लड वेसल जैसे कि छोटी बड़ी हो रही है, तो ये छोटी नहीं होने देती है, बड़ी हो जाती है ब्लड वेसल्स। इसके अलावा एंटी एरिथमिक मेडिसिन ले लो। तो एंटी एरिथमिक मेडिसिन सिंपली इसका मेन काम क्या है, एरिथमिया से बचाना है, ठीक है। जो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को डिक्रीज करके रखना है, जिससे कि हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे हेडिंग डाल देना सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट सर्जरी है आपके बीटिंग हार्ट सर्जरी। तो जैसा कि आप इस GIF में कह सकते हो, देख सकते हो कि बीटिंग हार्ट सर्जरी का मतलब ये है कि मशीन को बाहर निकाला गया और उससे कनेक्ट किया गया आपका हार्ट। अब आपका हार्ट पंप तो कर रहा है लेकिन आउटसाइड योर बॉडी, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, ये सर्जरी हम क्यों करते हैं? ये सर्जरी मेनली हम बाईपास सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस बाईपास सर्जरी? देखो सिंपल सी चीज है, आपकी थाइस का थोड़ी सी नर्व को कट करके आपकी जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज है उस नर्व का, जैसे कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जिससे कि आपका हार्ट के अंदर जरूरत है, तो आप क्या करोगे, पैर की वेन निकाल करके या आर्टरी निकाल करके कट करके हार्ट के अंदर सेटल डाउन कर दोगे, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन जो था वो सॉल्व हो जाएगा और उसकी जगह नई ब्लड वेसल्स आकर के अटैच हो जाएगी, साथ में वही काम करेगी जो बाकी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम कोरोनरी आर्टरी में क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बलून यूज कर रहे हैं, उस बलून को इंसर्ट कर रहे हैं। बलून के साथ एक स्टील का टेंट होता है, उसके अंदर वो टेंट जा करके फंस जाता है, बलून को हम छोटा करके निकाल देते हैं। सिंपली देखो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था, हम लोग ने कौन सा प्रोसीजर किया, कोरोनरी बलून एंजियोग्राफी। इसमें हम लोग ने एक कैथेटर को अंदर भेजा जिसके पास दो चीजें थी, एक स्टेंट था, ठीक है, आयरन का, और दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा आपके पास बलून था, ठीक है। तो जब इसको इंसर्ट करोगे तो सिंपली थर्ड तुम्हारा स्टेप क्या है कि इसको फुला दोगे, यानी बलून की तरफ फुला दोगे। फुलाने के बाद आप बलून को बाहर निकालोगे, लेकिन ये स्टेंट अंदर रह जाएगा और यहाँ पे ब्लॉकेज प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट।
सिंपली नर्स का क्या काम है, सबसे पहले वाइटल्स ले लो, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को जो जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है उसका ट्रीटमेंट दे दो। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे दो, ठीक है। पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो। एंजाइटी हो रही है तो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स दे दो। इसके अलावा सारा प्रोसीजर करना है आपको, प्रिपेयर सारा प्रोसीजर करना है सर्जरी से पहले, और कंटिन्यूअस असेसमेंट करते रहना है पेशेंट को फर्दर इन्फेक्शन या फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अबाउट द डिजीज कंडीशन, हेल्थ टॉक देना है जिससे कि पेशेंट जल्द से जल्द अपने आप को प्रमोट कर सके और हाई रिस्क से बचा सके। डाइट प्लान करते रहना है क्योंकि अच्छी डाइट हमेशा हमारे बॉडी का सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। तो डाइट प्लान में आप बीपी बढ़ रहा था तो सोडियम कम लोगे, इसके अलावा फैट लोगे, फैट के अलावा थोड़ा सा वेट को लूज भी करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं कब तक आपको एक्सरसाइज करना है वेट लूज करने के लिए। 30 मिनट तक पर डे आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ना है, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट, वो क्या कहते हैं अल्कोहल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट रख रही हैं और बीपी बढ़ाने का काम कर रही हैं। कंट्रोल करना है ब्लड शुगर लेवल को, बीपी को डेली मॉनिटर करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सिंपली आप देख सकते हो मैंने बनाई है, इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू दी डिस्टर्बेंस इन अल्टर्ड ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय चेस्ट पेन, ठीक है। तो इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन यानी कि बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब बॉडी के टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बॉडी हो जाएगी खराब, ठीक है। सो इस पे हमने एक बना दिया है इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू दी डिस्टर्बेंस इन आर्टरीज ब्लड फ्लो आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरी है उसका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो गया है एविडेंस बाय चेस्ट पेन, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। नेक्स्ट बना लो ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब ब्रीदिंग पैटर्न या इनसफिशिएंट ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू दी डिक्रीज इन O2 सप्लाई। सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। कैसे पता चला, एज एविडेंस बाय ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस नहीं ले पा रहे हम। नेक्स्ट बना लो एक्यूट पेन रिलेटेड टू दी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है, खाना नहीं खा पा रही है तो पेन हो रहा है। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो एक्यूट पेन रिलेटेड टू imbalance between the myocardial oxygen supply and demand as evidenced by patient discomfort. Next है आपका imbalance nutrition less than body requirement related to anorexia, भूख नहीं लग रही इसलिए खाना लो खा रहे हो, कम खा रहे हो as evidenced by decrease in a dietary pattern उनका डिक्रीज हो गया। इसी तरह से जब खाएगा नहीं तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगी, एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। रिलेटेड टू लोअर एक्सट्रीमिटी क्रैम्प, पैरों में दर्द हो रहा है एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा सो नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि उसका बीच बीच में बीपी बढ़ रहा है। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू दी हाइपरटेंशन, कैसे पता चला, एज एविडेंस बाय पेशेंट अवेकिंग एट नाइट, रात भर पेशेंट जागा। सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, डेफिसिट हो रही है रिलेटेड टू डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल स्टेटमेंट, पेशेंट ने खुद बताया। नेक्स्ट आ जाओ एंजाइटी रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, दैट इज डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस। कंटिन्यूअस हेल्थ गिरती चली जा रही है, एविडेंस बाय डिप्रेसिव मूड, बहुत ज्यादा पेशेंट डिप्रेस हो चुका है। लास्ट है आपके नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू दी हॉस्पिटलाइजेशन, उसको नॉलेज नहीं थी रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड एविडेंस बाय क्वेश्चनिंग ऑफ द पेशेंट। तो ये थे आपके सारे नर्सिंग डायग्नोसिस तक। नेक्स्ट देख लो प्रिवेंशन, तो क्या क्या प्रिवेंट करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्मोक छोड़ना है, वेट लॉस करना है, ठीक है, स्लीप एंड रेस्ट अच्छे से लेना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, साथ ही साथ विजिट करना है अपनी फेवरेट प्लेसेस पे। ये है आपका प्रिवेंशन। नेक्स्ट आ जाते हैं सीधे सीधे कॉम्प्लिकेशन। अगर आप प्रिवेंशन को फॉलो नहीं कर पाए तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, कार्डियक में प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, क्यों, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हार्ट अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आर्टरी पेरिफेरल यानी कि बॉडी के आसपास की जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर डिजीज हो जाएगी, क्योंकि कब तक वो भी झेलेंगी। नेक्स्ट
एन्यूरिज्म, जब एट लास्ट बीपी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस तरह से ब्लड वेसल्स फटने लगेंगी, दैट इज एन्यूरिज्म। So this is all about the coronary artery disease. If you are having any doubt, please ask me in the comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.